Good morning, everyone. Welcome to the lecture of Water Resource Engineering. In our last lecture, we have started with the dam. We have seen elements of dam, purpose of a dam, as well as we have seen a classification of the dam, and we have seen about the earthen dam. Now, in today's lecture, we are going to study about the combined earth and a rockfill dam. So, it is a composition embankment dam. In this, upstream consists of a soil, whereas a डाउनस्ट्रीम पोर्शन इज फिल्ड विद द रॉक. ठीक है, अपस्ट्रीम वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर सॉइल यूज़ की गई होती है एंड इन अ डाउनस्ट्रीम पोर्शन रॉक यूज़ किया गया होता है. सो अपस्ट्रीम हैज़ अ रिप रैप विद अ सीमेंट ग्राउटेड कोर वॉल टू चेक सीपेज. ठीक है, and riprap makes upstream slope stronger against the seepage and damage due to wave action. ठीक है, इसके ऊपर क्या किया गया होता है, जो अर्थ यूज़ की गई है उसके ऊपर कंक्रीट या फिर कोई अदर मटेरियल से ग्राउटेड किया गया होता है, एक कोर वॉल कंस्ट्रक्ट की गई होती है जिसकी वजह से एक स्टीप स्लोप स्ट्रॉन्गर बनता है और सीपेज एंड डैमेज नहीं होता है वहाँ पे. यहाँ पे एक आप फिगर देख सकते हो. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है कंबाइंड अर्थ एंड रॉकफिल डैम की फिगर. डिज़ाइन फ्लड लेवल है, फुल सप्लाई लेवल है. ये है अपस्ट्रीम कॉफर डैम. रॉकफिल किया गया होता है, ये है क्ले कोर. ठीक है, यहाँ पे क्ले यूज़ की गई है. ये है फिल्टर जोन और अगेन यहाँ पे फिर से रॉकफिल यूज़ किया गया है. सो ये है कंबाइंड अर्थ एंड रॉकफिल डैम. उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्क्रीट डैम. सो कॉन्क्रीट डैम, they are categorized as a rigid dams because they are constructed of a rigid material like a concrete. ठीक है, हम लोगों ने आगे देखा था कि रिजिड एंड नॉन रिजिड दो टाइप के डैम्स होते हैं. ठीक है, सो ये रिजिड डैम के अंडर में आता है कॉन्क्रीट डैम, बिकॉज उसके अंदर कॉन्क्रीट यूज़ किया गया है जो कि रिजिड मटेरियल है. they may be either straight or curved in a plane. These types of dam are normally best suited on a solid rock foundation. ठीक है, जहाँ पे solid rock foundation हमें मिलता है वहाँ पे ये टाइप के डैम बेस्ट सूटेड होते हैं. The construction of a such dams requires a heavy mechanized plants, concrete, aggregate, cement and sands. ठीक है, ये टाइप के जो डैम्स होते हैं उसके अंदर हमें ये मटेरियल यूज्ड होते हैं. आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हो कंक्रीट डैम की. कंक्रीट डैम का एक एग्जांपल भी है, वो नर्मदा वाला डैम जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाजू में कंस्ट्रक्ट किया गया हुआ है. ग्रेविटी डैम. So gravity dam is one in which external forces such as water pressure, wave pressure, silt pressure, uplift pressure, etc. are resisted by a weight of a dam itself. ठीक है, so it is a solid concrete dam which resists all external forces by its own weight. So it needs a sound rock foundation because it will transmit all the forces including a self weight to the foundation. ठीक है, उसके अंदर जितने भी फोर्सेस आएंगे, ठीक है, सारे फोर्सेस कहाँ पे ट्रांसमिट होंगे, फाउंडेशन के ऊपर, इंक्लूडिंग विथ इट्स सेल्फ वेट ऑल्सो. सो मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी डैम्स आर प्रोवाइडेड विद द ओवरफ्लो पोर्शन नोन एज अ स्पिलवे विद इन द बॉडी ऑफ अ डैम. ठीक है, ये है ग्रेविटी डैम का एक क्रॉस सेक्शन जिसके ऊपर वाला पोर्शन है जिसको हम लोग क्रीस्ट बोलते हैं. ये जो पोर्शन है इनसाइड द डैम, ये एक स्पिलवे प्रोवाइड किया गया होता है मैक्सिमम फ्लड लेवल के ऊपर. ये क्या शो कर रहा है, नॉर्मल वाटर लेवल. ये नॉर्मल वाटर लेवल और मैक्सिमम फ्लड लेवल दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉर्ड. ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस हैं. कंक्रीट डैम के अंदर एक गैलरी होती है, इंस्पेक्शन गैलरी, जिसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं, सीपेज है कि नहीं वो सब चीज़ें डिफाइन मतलब चेक करते हैं. ये वाला पोर्शन जो है उसको हील बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाले पोर्शन, राइट साइड वाले पोर्शन को स्टो बोलेंगे. एक स्लूइस वे होता है. एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं ग्रेविटी डैम्स के. सो it is a stronger and a more stable than any other type of dam. So maximum stronger dam कौन सा होता है, gravity dam.
It can house an overflow spillway to pass excess flood water safely. It can build of any height provided suitable foundation is available to bear all loads coming on it. ठीक है, जो भी टाइप के लोड्स उसके ऊपर आते हैं वो उसके अंदर जो फाउंडेशन बनाया गया होता है वो कैरी करता है. द फेलियर ऑफ अ ग्रेविटी डैम इज़ नॉट सडन. ठीक है, सडनली फेलियर नहीं होता है ग्रेविटी डैम का. इट गिव्स अ सफिशिएंट टाइम फॉर अ मोर इवैक्यूएशन ऑफ एरिया डाउन स्ट्रीम ऑफ इट. बट इसके डिसएडवांटेजेस भी है. इसके और एक दो एडवांटेजेस है कि स्कोरिंग स्लुइसेस कैन बी यूज्ड इन अ ग्रेविटी डैम टू रिमूव अ सिल्ट डिपोजिटेड इन अ रिजर्वायर. ठीक है, सिल्ट जो रिजर्वायर के अंदर डिपॉजिट होती है तो ये स्कोरिंग स्लुइसेस जो प्रोवाइड किए गए होते हैं उससे हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं. सो इट्स कंस्ट्रक्शन इज़ पॉसिबल ओनली ऑन अ साउंड रॉक फाउंडेशन. ठीक है, अगर हमारे पास साउंड रॉक फाउंडेशन नहीं है तो हम लोग ग्रेविटी डैम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकेंगे. इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई ऑफ दिस डैम. इट नीड्स अ स्किल लेबर एंड अ मैकेनाइज्ड प्लांट फॉर अ कंस्ट्रक्शन. ठीक है, इसके लिए हमें स्किल लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी. It may take more time in a construction if manufacturing and transporting equipments are not available. आप यहाँ पे ग्रेविटी डैम की फिगर देख सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट है आर्क डैम. सो इट इज़ अ कर्व्ड कंक्रीट डैम. जो हम लोगों ने आगे फिगर में भी देखा था कि आर्क डैम इज़ अ कर्व्ड डैम इन अ प्लेन एंड विथ इट्स कन्वेक्सिटी टूवर्ड्स अपस्ट्रीम साइड. ठीक है, आर्क डैम बेसिकली क्या करता है, सो ट्रांसफर द वाटर प्रेशर एंड अदर फोर्सेस मेनली टू द एबटमेंट्स. ठीक है, आर्क डैम के अंदर जो एबटमेंट्स बनाए गए होते हैं आर्क शेप के अंदर उसके अंदर सारे फोर्सेस वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है. एंड आर्क डैम इज़ अ क्वाइट सुटेबल फॉर अ नैरो कैनोइज. ठीक है, जहाँ पे नैरो एरिया है वहाँ पे आर्क डैम सूटेबल होता है. द सेक्शन ऑफ आर्क डैम इज़ अप्रोक्सीमेटली ट्राइंगुलर लाइक ग्रेविटी डैम. ठीक है, ग्रेविटी डैम के अंदर जैसे ट्राइंगुलर होता है तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सेम ऐसा ही होता है. द आर्क डैम में भी हैव अ सिंगल कर्वेचर और अ डबल कर्वेचर. ठीक है, कभी कभी सिंगल कर्वेचर में भी होता है और कभी कभी डबल कर्वेचर में भी होता है. उसके एडवांटेजेस क्या क्या है. सो it is a particularly suited in a deep gorges where a length is same compared to its height. ठीक है, जहाँ पे हाइट की कंपैरिजन में लेंथ सेम होती है वहाँ पे हम लोग आर्क डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं. वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ अ वाटर प्रेशर इज ट्रांसमिटेड to foundation, hence it can be built on a moderate or a weak foundation. It has a less initial cost as compared to gravity dam. ठीक है, ग्रेविटी डैम के कंपैरिजन में यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट कम है. आर्क डैम के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है. सो इट नीड्स स्किल्ड लेबर, सोफिस्टिकेटेड फ्रेमवर्क एंड अ स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन. ठीक है, सो आर्क डैम के कंस्ट्रक्ट करना है हमें अगर तो स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ेगी और सोफिस्टिकेटेड फॉर्म वर्क की ज़रूरत भी पड़ती है. तो ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है उसकी वजह से. कंस्ट्रक्शन टाइम इज़ नॉर्मली लार्ज. ये टाइप के जो डैम होते हैं जो उसको कंस्ट्रक्ट करने में टाइम ज़्यादा लगता है. इट नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एबटमेंट्स ऑफ अ सॉलिड रॉक टू रेजिस्ट आर्क थ्रोसिस. इट इज़ नॉट सूटेबल इफ़ अ सॉलिड रॉक्स आर नॉट अवेलेबल. आप यहाँ पे देख सकते हो आर्क डैम की फिगर. अगर आप ऊपर से देखो तो ये है एबटमेंट्स जो आर्क डैम के अंदर प्रोवाइड किए हैं. ये है आर्क शेप. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बट्रेस डैम. तो बट्रेस डैम में क्या होता है, नंबर ऑफ बट्रेसेस यूज़ होते हैं और पियर्स होते हैं जो स्पेस को डिवाइड करते हैं. ठीक है, एंड दूसरा क्या करता है, टू रिटेन द वाटर बिटवीन दिस बट्रेसेस पैनल्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल आर्क और अ फ्लैट आर्क स्लैब्स. ठीक है, दे मे बी कंस्ट्रक्टेड एज अ लाइटन वर्जन ऑफ अ ग्रेविटी डैम. ठीक है, ग्रेविटी डैम को अगर हम लोग पूरा कंस्ट्रक्ट करें तो क्या होता है, उसका वेट ज़्यादा हो जाता है. बट अगर लाइटर वर्जन ऑफ अ ग्रेविटी डैम हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या करेंगे, बट्रेस डैम प्रोवाइड. क्योंकि क्या होता है, अ बट्रेस डैम कंसिस्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस इंक्लाइंड अपस्ट्रीम फेस सपोर्टेड बाय अ डाउनस्ट्रीम बट्रेसेस एट अ रेगुलर इंटरवल.
हम लोगों ने आगे बट्रेस डैम की एक फिगर भी देखी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये बट्रेसिस है, उसको पियर्स भी बोल सकते हैं। तो डाउनस्ट्रीम साइड के अंदर ट्रायंगुलर पोर्शन में ये बट्रेसिस रेगुलर इंटरवल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। दे मे बी अ डेक स्लैब टाइप, मल्टीपल आर्क टाइप और मल्टीपल डोम टाइप और अ बल्क हेड टाइप। ठीक है, तो बट्रेसिस डिफरेंट टाइप के होते हैं। बट्रेस डैम के एडवांटेजेस क्या है? सो इट रिक्वायर्स अ लेस मटेरियल फॉर अ कंस्ट्रक्शन, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन इवन अ वीक फाउंडेशन। ठीक है, अगर फाउंडेशन वीक है तो भी हम लोग उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, एज अ प्रेशर ऑन अ फाउंडेशन इज अ क्वाइट लेस, क्योंकि बट्रेस डैम के अंदर वेट कम होता है, सेल्फ वेट कम होता है, इसलिए। द वाटर प्रेशर एक्ट नॉर्मल टू द इंक्लाइन डैम हैज the vertical components of a water pressure stabilize the dam against the overturning and slidings. इसके disadvantages भी है. So it requires a more for a framework than a solid concrete dams. ठीक है, यहाँ पे frameworks ज़्यादा चाहिए होगी. As the thickness of upstream concrete surface is less, it is more liable to get deteriorated. It requires a constant maintenance and a supervision. ठीक है, इसके लिए constant maintenance and supervision की ज़रूरत पड़ती है. Life of a dam is less as compared to other dam. ठीक है, obviously इसकी life less होगी compared to other dam. ये आप देख सकते हो फिगर बट्रेस डैम की, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है बट्रेसिस जो डैम की अपस्ट्रीम साइड में प्रोवाइड किए गए हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ अ साइट फॉर अ डैम. हमें सिलेक्शन ऑफ अ साइट अगर करनी है डैम के लिए तो हम लोग कौन से टॉपिक्स को ध्यान में रखेंगे, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे जब हम लोग सिलेक्शन कर रहे होंगे. तो उसके लिए हमें सबसे पहले सूटेबल फाउंडेशन चाहिए होगा, टोपोग्राफी देखनी पड़ेगी, साइट फॉर अ स्पिलवे देखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में सोचना पड़ेगा, रिजर्वायर एंड कैचमेंट एरिया के बारे में देखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन के बारे में देखना पड़ेगा, लोकेलिटी देखनी पड़ेगी एंड लास्ट है कॉस्ट देखना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फाउंडेशन. So suitable foundation must be available at a selected site for a particular type of a dam. ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ द डैम के लिए अलग अलग फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो वो वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं वो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा. द फाउंडेशन शुड बी अ फ्री फ्रॉम सीम्स एंड फॉल्स. ठीक है, हम लोग जो फाउंडेशन सिलेक्ट कर रहे हैं वो फॉल्स एंड सीम्स से फ्री होना चाहिए, वहाँ पे कोई फॉल्स नहीं आने चाहिए. इट इज़ हाउएवर पॉसिबल टू इम्प्रूव द फाउंडेशन कंडीशन बाय अडॉप्टिंग अ सूटेबल फाउंडेशन ट्रीटमेंट. ठीक है, अगर वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वहाँ पे जो फाउंडेशन इम्प्रूव करने की टेक्निक्स है वो टेक्निक से वो फाउंडेशन इम्प्रूव हो पाएगा कि नहीं वो चेक कर लेना है. ठीक है, तो हम लोग जो साइट सिलेक्ट करेंगे डैम के लिए तो सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें ध्यान में रखना है वो है फाउंडेशन, कि हम लोग जो टाइप के डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो टाइप का फाउंडेशन वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है. The second thing that we should keep in our mind, that is a topography. So dam site should have a narrow valley to reduce its length, and it should more store a maximum volume of water. A major portion of a dam should be located in a high ground as compared to a river basin. So this will reduce the cost of a dam and facilitates easy drainage of a dam sections as well. So हम लोग जो डैम की साइट सिलेक्ट कर रहे हैं वो ऐसी करनी चाहिए कि जहाँ पे नैरो वैली हो. ठीक है, नैरो वैली की वजह से क्या होता है, लेंथ ऑफ द डैम रिड्यूस हो जाती है, और उसके लेंथ ऑफ द डैम जहाँ पे रिड्यूस हो जाती है वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग स्टोर कर पाएंगे. ठीक है, यहाँ पे है एक फिगर जहाँ पे फाउंडेशन ऑफ द डैम शो कर रहा है कि कैसा होना चाहिए. ये है टोपोग्राफी की फिगर. थर्ड थिंग दैट इज़ अ रिजर्वायर. सो डैम साइड should free from a deep reservoir
with a small water surface to reduce evaporation losses, submerged area, and a control on a weed growth. The quantity of a leakage through the sites and a bed of a selected site should be minimum. हम लोग जो रिजर्वायर की लोकेशन मतलब डैम जहाँ पे हम लोग लोकेट करेंगे वहाँ पे हमें रिजर्वायर के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हमें डीप रिजर्वायर मिले वैसी एरिया सिलेक्ट करनी है. उसकी वजह से क्या क्या होगा, एक तो इवेपोरेशन लॉसेस जो है वो कम हो जाएंगे, सबमर्ज एरिया भी कम हो जाएगा, वीड ग्रोथ भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे. द क्वांटिटी ऑफ अ लीकेज थ्रू अ साइड्स एंड बेड्स ऑफ अ सिलेक्टेड साइट शुड बी मिनिमम. ठीक है, जो साइड्स में से लीकेज होते हैं तो ऐसे वाले एरिया में से लीकेज और साइड्स मिनिमम हो वैसी हमें सिलेक्ट करनी है लोकेशन. रिजर्वायर साइड द प्रेजेंस ऑफ अ परमिएबल रॉक्स reduces the water tightness of the reservoir. The large storage in a reservoir dam site should be located in a confluence of two rivers. ये है रिजर्वायर की लोकेशन. सो डैम के अंदर रिजर्वायर हमें ऐसे सिलेक्ट करना है कि हमारा जो रिजर्वायर है उसके अंदर लीकेज कम हो साइड में से, ठीक है, और मैक्सिमम एरिया ऑफ वाटर कवर हो और डीप रिजर्वायर मिले, ऐसी लोकेशन हमें चूज़ करनी है. उसके बाद नेक्स्ट है कैचमेंट एरिया. सो द जियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ अ कैचमेंट शुड बी सच दैट yields मैक्सिमम रन ऑफ. ठीक है, उसकी जगह मैक्सिमम रन ऑफ मिले हमें. इट शुड ऑल्सो हैव अ मिनिमम पर्कुलेशन लॉसेस and the catchment area should avoid or exclude water from a tributaries carrying a high percentage of a silt in a water. ठीक है, तो हमें एरिया ऐसे चूज़ करना है कि हमारी जियोलॉजिकल कंडीशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि रन ऑफ मैक्सिमम मिले और पर्कुलेशन लॉसेस मिनिमम मिले. ये है कैचमेंट एरिया का एक सैटेलाइट फोटो. स्पिलवे. सो अ सूटेबल साइट फॉर अ स्पिलवे शुड बी अवेलेबल नियर द डैम. ठीक है, डैम के आजू बाजू में या फिर विद इन डैम हमें स्पिलवे भी प्रोवाइड करना पड़ेगा. सो हमें ऐसी साइट सिलेक्ट करनी है जहाँ पे स्पिलवे के लिए साइट अवेलेबल हो डैम के नियर बाय. और एल्स वी हैव टू प्रोवाइड अ सेपरेटली स्पिलवे. फॉर एग्जाम्पल अर्थन और रॉकफिल डैम, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अलग स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं. देर इज़ नो स्पेशल साइट रिक्वायरमेंट फॉर स्पिलवे इफ़ इट इज़ टू बी अ बिल्ट इनसाइड द डैम. ठीक है, अंदर अगर हम लोग बिल्ट करेंगे तो हमें कोई एक्स्ट्रा साइट की ज़रूरत नहीं है. ये है स्पिलवे की फिगर, ये है इनबिल्ट स्पिलवे. Construction material. So huge amount of a material is required for the construction of a dam. Therefore a construction material should easily available either locally or a near vicinity of a site. So हमें ऐसी साइट सिलेक्ट करनी है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो इजीली हमें अवेलेबल हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाएगी. उसके बाद एक और जो मैंने आपको बोला था लोकेलिटी. सो सराउंडिंग नियर द साइट शुड प्रिफरेबली बी हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम मॉस्किटोज, जिसकी वजह से लेबर एंड स्टाफ के जो कॉलोनीज़ होती है उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा बीमार ना हो. कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए. साइट हमें ऐसे सिलेक्ट करनी है कि एंटायर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है वो मिनिमम हो. ठीक है, उसके अंदर मेंटेनेंस भी आ गया. सो गाइज अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्पिलवेज के बारे में पढ़ेंगे. स्पिलवेज क्या होता है, उसके कौन से टाइप होते हैं, उसके फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है स्पिलवेज की, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई लेक्चर.